नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम लीगली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। लीगली स्पीकिंग में आज हम चर्चा करेंगे देश के न्यायिक परिसर की। नामी गिनामी गैंगस्टरों की हत्या के अड्डे क्यों बनते जा रहे हैं। न्यायिक परिसर यानी अदालतें, कोर्ट परिसर, कारागार और पुलिस हिरासत सिलसिला तो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन इधर ऐसे मामलों में कुछ तेजी आई है। पहले कुख्यात माफिया अतीक और अशरफ की हत्या से प्रयागराज पुलिस की हिरासत में सरेआम हो जाती है, फिर हापुड़ में सुंदर भाटी गैंग के गुर्गों को कोर्ट परिसर में गोलियों से भूंस दिया जाता है। देश के सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में तिल्लू ताजपुरिया की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े ओहदेदारों के नाक के नीचे कथित कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच माफिया मुख्तार अंसारी के साथ गैंगस्टर्स के साथी संजीव जीवा को कोर्ट परिसर में गोलियों से भूंस दिया जाता है। जीवा की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि उसके शरीर पर बुलेट्स के 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। मतलब ये कि कथित कड़ी सुरक्षा के बीच जीवा को बेहद नजदीक से मारा गया। लखनऊ और प्रयागराज में हुई हत्याकांड की थ्योरी बहुत डरावनी है, पुलिस और सरकार के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि दोनों ही हत्याकांडों में विदेशी घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे हथियारों का मुकाबला करने वाले हथियार अभी तक यूपी पुलिस के पास नहीं है। सवाल यह उठता है कि क्या दुर्दांत अपराधियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकती? अगर हां, तो अदालत और सरकार अपराधियों के साथ साथ आमजन और सुरक्षा कर्मियों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? आइए ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमान और जाने माने कई वकील जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सवाल ये कि क्या अदालत परिसर में हथियार को लेकर जाया जा सकता है? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। अनीश श्रीवास्तव जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के। अखिलेश सिंह हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट इलाहाबाद के। जगनीश प्रताप सिंह हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। और नवीन जिंदल हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। नवीन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अगर एनकाउंटर होता है तो उसको लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि कानून के तहत ही जो अपराधी है उसको सजा दिलाई जाए, लेकिन अदालतों में जिस तरह से खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, जहां पर न्याय की उम्मीद लेकर लोग पहुंचते हैं, न सिर्फ अपराधी आते हैं बल्कि वो लोग भी आते हैं जिन्हें न्याय की उम्मीद होती है, और इस तरह से अगर वहां पर अपराध की संख्या बढ़ने लगेगी, इस तरह की चीजें वहां पर होने लगेंगी जो लखनऊ में हुआ है, तो फिर आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? बिल्कुल आशीष भाई, देखिए, समझने की चीज ये है कि आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितनी भी हैं उनमें सुरक्षा को लेकर बहुत अलग अलग तरीके की जो प्रणाली है वो अपनाई जाती है। हम लोग दिल्ली में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय के अंदर विजिटर पास की प्रोसेस है। आप जाते हैं तो पहले पास बनवाना होता है। अगर आप अधिवक्ता हैं तो आपको अंदर कोर्ट परमाइसिस में एंट्री करने से पहले आपको अपना आई कार्ड दिखाना होता है। सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस पहले वहां पे सुरक्षा करती थी। अब जब दो इंसिडेंट्स रिसेंटली जब दिल्ली में हुए थे, उसके बाद से सुरक्षा जो है वो रिजर्व फोर्स को दे दी गई है। तो ये सिस्टम जो है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो है वो अलग सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पास प्रणाली को प्रारंभ किया गया था दिल्ली में, लेकिन कहीं ना कहीं कहें कि हम जो फैसिलिटीज मैनेज करने वाले हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास शायद इतना सब करने की नवीन जी, वो इच्छा सफल नहीं शक्ति। हो पाया था। वो प्रणाली कोशिश तो जी, की गई मैं थी कि वही हाई कह रहा कोर्ट हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पर शुरू की जाए, लेकिन वो सफल हो नहीं पाई। वो सफल नहीं हो पाया। और साथ साथ मैं बात करूंगा दिल्ली से बाहर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, जैसे हम बात करें यूपी की या उत्तराखंड की या हरियाणा के अंदर हम बात करें, तो वहां पे एक अलग प्रोसेस है। मैंने देखा है, मैं कई बार गाजियाबाद में या नोएडा में जाना होता है कई बार, तो वहां पे देखा है कि उस तरीके का, जिस तरीके का सिस्टम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, वैसा सिस्टम भी वहां नहीं है। सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा कड़ाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं देखने को मिलती, जितनी की उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में देखने को मिलती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है उसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की तर्ज पर ही इंप्रूव करने की जरूरत है। अलग से फोर्स बनाने की जहां तक बात है, वो शायद पता नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम होता है, शायद वो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले रिजर्व पुलिस को वहां पे तैनात करना चाहिए, और सुरक्षा की जो प्रणाली है, जो सुरक्षा इक्विपमेंट्स हैं, उनको ठीक होना चाहिए और नहीं, लेकिन प्रोसेस होना नवीन जी, चाहिए। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, लेकिन आपको रोहिणी की भी वारदात को आपको ध्यान में होगा, साकेत वाला भी जो कुछ दिन पहले हुआ था कि वकील की ड्रेस में चला गया था और उसने गोली मार दी थी। तो ऐसे वाक्य हो रहे हैं दिल्ली में भी, जब
जबकि दिल्ली में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप लोअर कोर्ट्स में भी जाना चाहें, चाहे आप साकेत में जाना चाहें, रोहिणी में जाना चाहें, तो कई सारे आपको चेकिंग से पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन अनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनीश जी, जो यूपी में हुआ है, चूंकि आप हाईकोर्ट में एडवोकेट भी हैं और आप लखनऊ बेंच में आप इस समय प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें यूपी में, कोर्ट्स में, खासकर लोअर कोर्ट्स की बात करें, तो क्या प्रणाली अपनाई जा रही है? क्या उस प्रणाली से जो वहां का अधिवक्ता परिषद है वो संतुष्ट है, या आप इसको लेकर आप लोगों ने कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया है? ये जहां तक हाई कोर्ट की बात है, एक तो हाई कोर्ट है, बाकी लोअर कोर्ट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इस हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा भी कई कोर्ट्स हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हम लोग बात करें। पहले हाई कोर्ट की बात करते हैं। एक लखनऊ में है यूपी में, और एक इलाहाबाद में। इलाहाबाद मेन प्रिंसिपल बेंच जिसको बोलते हैं। तो सिक्योरिटी वहाँ देखती है, वहाँ सीआरपीएफ के अंडर में है पूरी। जितनी भी गेट्स हैं, हर जगह आपको सीआरपीएफ के लोग मिलेंगे। हर जगह मेटल डिटेक्टर के साथ है, सारे बैग्स वगैरह चेक होते हैं। बाकायदा बैग वगैरह जिसके साथ बैग है उसको बैग चेक होते हैं। इंडिविजुअल को भी चेकिंग होती है। लेकिन कभी कभी ये जरूर है, क्योंकि मैं खुद हूँ और रुकता भी हूँ और जाता हूँ, इलाहाबाद भी, लखनऊ भी देखता हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि कभी एडवोकेट होने का फायदा या तो हमको मिलता है, या तो हम कहीं कहीं उठा लेते हैं। तो और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ एडवोकेट्स ऐसे भी हैं, हमारे बीच के भाई बंधु हैं, कि उनसे पूछ लिया जाए कि आप अपना आई कार्ड, वो नाराज भी हो जाते हैं अनीश जी। तो मैंने नाराज तो कई बार देखा है कि वो नाराज हो जाते हैं और वो सुरक्षा गार्ड से ही पूछने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमसे परिचय। बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ, जो जैसे जो रियल है, जो मैं फील करता हूँ। मुझे 25 साल हो गए यहाँ करते हुए, तो मैं जो फील करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। हाईकोर्ट की ये स्थिति है, जहाँ सीआरपीएफ के लोग हैं और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही टाइट है। और कोशिश होती है कि कोई भी गलत आदमी या कोई फर्जी वकील कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर जा ना पाए। और खासतौर से हथियार तो जाता ही नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, मुझे लगता है हाईकोर्ट में, अखिलेश जी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अनीश जी आप बोल लीजिए, फिर अखिलेश जी के पास जाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जहां तक बात करते हैं, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है। पुलिस वाले बैठे होते हैं, बाकी मेटल डिटेक्टर भी है और चेकिंग होती है। लेकिन आप इसलिए नहीं कि मैं एडवोकेट हूं, आप वहां जाएं और देखें, आपको मोर देन 50%, अबाउट 70 to 80% लोग ऐसे हैं पुलिस वाले जो केवल अपना मोबाइल चेक कर देखते हैं, और उनको मतलब नहीं है क्या है सिक्योरिटी से। आज भी आप, कल भी घटना है, परसों जो भी घटना है, आप देखते हैं क्या हर आदमी परेशान है, जनता ही परेशान है। अल्टीमेटली सफर जनता ही करती है उसको। लेकिन आप आज भी चले जाइए, लखनऊ के सिविल कोर्ट में 4 गेट हैं, जहां आपको बता दूं। और हाई कोर्ट में कुछ, जब से हाई कोर्ट शिफ्ट हुआ है आपके गोमती नगर में, हाई कोर्ट के कुछ प्रेमाइसेस कुछ दे दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। और हाई कोर्ट में 8 गेट हैं, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक बंद रहता है। 5 और 7, 8 ही वो खुले रहते हैं। 8 से ये लोग गए थे। और इसमें एक बात मैं आपको याद दिला दूं, हाई कोर्ट का इसमें सिर्फ डायरेक्शन था कि जब भी, चूंकि इस घटना को देखते हुए और इनका बैकग्राउंड देखते हुए, इनको हाई कोर्ट ने स्पेशली कहा था कि जब भी इस एक्यूज को आप हाई कोर्ट सिविल कोर्ट ले जाएं पेशी पर, तो इसको आप बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहना दीजिएगा, क्योंकि लाइफ रिस्क देखते हुए वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। कहाँ से मिस है, राज्य सरकार तो नहीं इसका अपना पल्ला झाड़ रही है, पुलिस तो अपना मतलब लेना ही नहीं चाहती है जिम्मेदारी। लेकिन तो कहीं ना कहीं मिसिंग है। नहीं अखिलेश जी, यही एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है अखिलेश जी, इसीलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अपराधियों के हौसले बुलंद तो नहीं होते जा रहे? जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, कि बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच में जिस तरह से जाके वो अदालतों में इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये तो कोर्ट रूम में हुआ, कई बार कोर्ट परिसर में भी होता है, तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कवायद की जा सकती है? किस तरह की चीजों में बदलाव किया जा सकता है? हमारा ये मानना है 2 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हमने सिक्योरिटी में 2 चीजें, एक तो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी, जिसको बहुत अच्छे तरीके से भाई साहब ने बताया भी, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट की सिक्योरिटी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए होता है कि जो जनरल पब्लिक है उसका हाई कोर्ट में जाना बहुत कम होता है। जो सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है पब्लिक को, वो लोअर कोर्ट में होता है। लोअर कोर्ट में एक प्रीमाइसेस में पहले तो कोर्ट को होना चाहिए, जजों की एंट्री और आने जाने का एक गेट होना चाहिए,
वकीलों के लिए एक गेट होना चाहिए और वादकारियों के लिए अलग होना चाहिए, और इसके लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। दूसरा पहलू जो हमारे अपने फ्रेटर्निटी वकील साहब लोगों को, कि अगर आपकी चेकिंग हो रही है, तो आप अपना आईडी प्रूफ दिखाइए, अपना चेकिंग भी कराइए। इसके बाद जो लोग बचते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए अलग से एक व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिक्योरिटी की इसलिए ज्यादा जरूरत है क्योंकि जितनी गवाही, जितने मुलजिम होते हैं, सबकी पेशी वहां होनी है। हाई कोर्ट में किसी की पेशी होनी नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हाई कोर्ट में किसी वादकारी की वहां पेशी होती है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो दोनों पक्षों को वहां आना है, विटनेस को आना है। तो इसमें मुलजिम की सुरक्षा, विटनेस की सुरक्षा, वादकारी की सुरक्षा, प्रोसिक्यूशन की सुरक्षा, इन सब की सुरक्षा की जरूरत है। इस स्थिति में जैसे इसी तरह से एक घटना हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद लोअर कोर्ट में एक वकील साहब की हत्या हो गई थी। एक दरोगा जी मतलब वो अपनी सुरक्षा में चाहे जैसे भी उनको आजीवन कारावास हो गया था। इस बात को कॉग्निजेंस में लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बघेल की एक कमेटी बनाई थी। उसका क्या रिपोर्ट आया है तो नहीं पता, लेकिन 7 जजेस कोर्ट बैठी थी और आज भी अनवरत चल रहा है। 7 सीनियर जजेस बैठते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट की जितनी भी सुरक्षा या उससे संबंधित मामले हैं उनको सुनते हैं। अखिलेश जी, मैं अग्निश जी के पास भी आना चाहूंगा। अग्निश जी, क्या जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हैं, चाहे हाई कोर्ट्स में हैं, तो क्या लोअर कोर्ट्स में भी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, तब जो सुरक्षा है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी? क्योंकि अखिलेश जी बता भी रहे थे और बिल्कुल सही भी है कि वहां पर गवाह भी जाते हैं और सबसे ज्यादा खतरा तो गवाहों को होता है। कई दुत्याग जो अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी है, वो भी पेश होते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी अदालत में न्याय के लिए सभी जाते हैं और आम आदमी भी जाता है। तो ऐसे में क्या सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया जाए? जी सर, बिल्कुल। मतलब मैं एग्री करता हूँ अखिलेश जी के साथ कि जो फाउंडेशन किसी भी क्राइम का है, वो जितना भी लोअर कोर्ट में डिसाइड होगा, जो भी स्केच बनेगा, वही आगे जाके डिस्कस होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए सुरक्षा की बात यहाँ पे हो रही, तो पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस पड़ा है, तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एक नई फोर्स बनाने की जरूरत है हमें जैसे कोर्ट्स के लिए। तो वहां पे जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था सेंटर को, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है जिसमें डेडिकेटेड फोर्स चाहिए। तो वहां पे हालांकि उन्होंने एक चीज ये जरूर मेंशन की थी कि हम लोग जो है एक काम कर रहे हैं, पीआरजी करके एक चीज होती है, प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप बनाएंगे। तो वो जो काम करेगी अंडर द MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जी। अब उसकी जिम्मेवारी ये है कि हर जगह के हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको बुलाएंगे और उनके साथ बैठेंगे कि भाई आपके यहाँ जो है, चंडीगढ़ में जैसे माहौल अलग है, पंजाब हाई कोर्ट का मान लीजिए मामला हो गया तो वो अलग है, उत्तर प्रदेश की कोर्ट्स में अलग टाइप के केस हैं, महाराष्ट्र का अलग है। तो हर जगह की अलग अलग जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप बनाने की मांग, मतलब उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप बना रहे हैं और इसमें जो है बैठकें होंगी। तो इसका जो टाइमलाइन उन्होंने डिसाइड किया था, वो किया था कि 6 महीने में हर साल जो है 2 बार इस पे बैठेंगे सारे लोग मिलके और ये डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या जरूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए 2 बातें हैं। पहला तो ये है कि देखिए सेकंड लिस्ट में बताया जाता है 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो कोर्ट है, जो जज है, उसकी प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, भाई मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर से आते हैं। पिछले साल 22 दिसंबर 2022 को गोरखपुर कोर्ट प्रेमिसेस में एक क्रिमिनल था, उसके ऊपर केस चल रहा था किसी के रेप करने का। उसके जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने आके उसके ऊपर गोली चला दी और कोर्ट के अंदर वहां पे जो आजकल वो संजीव माहेश्वरी के साथ हुआ है, वही सीन पिछले साल भी हुआ था। अब पिछले साल 22 जनवरी 2022 से आज हम लोग 1.5 साल बीत चुका है। 1.5 साल में प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप ने क्या तैयारी की या उसका क्या एस्टिमेट है, वो नहीं हो पाया। इसमें विनीत जी आपके पास आना चाहूंगा, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है? चूंकि आप नॉर्थ ईस्ट लॉयर्स एसोसिएशन में एक बड़े पद पर भी हैं,
तो आप लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया है, मुख्य न्यायाधीश को दिया है, सेंटर में दिया है। जब इस तरह की वारदातें दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुई या साकेत कोर्ट में हुई, समय समय पर आपने आवाज भी उठाई है इसके खिलाफ। तो आखिर इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधार किया जा सकता है, किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं? आशीष भाई, ये ना एक ज्वाइंट एफर्ट की बात है। सबसे पहले जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, चाहे वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जहां जैसे स्टेट के अंदर स्टेट पुलिस देखती है, या सीआरपीएफ के लोग हैं, या कोई और फोर्सेस जहां पे जैसे लगी हुई हैं, उन लोगों को विजिलेंट रहने की जरूरत है। मैंने देखा है कि कोर्ट के अंदर जिस तरीके की सिक्योरिटी चेकिंग होनी चाहिए, कहीं ना कोई नेग्लिजेंस रहता है, उस तरीके की चेकिंग नहीं होती। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हम कुछ लोग कहते हैं कि एडवोकेट्स कोऑपरेट नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो विजिटर्स होते हैं वो कोऑपरेट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हो, विजिटर हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, एडवोकेट्स हों या कोई और लोग जो वहां पे आते हैं, सबकी चेकिंग, प्रॉपर चेकिंग होनी बहुत जरूरी है। और इस चीज को लेकर बार एसोसिएशंस को या जो लोग वहां पे हैं उन सभी लोगों को एक मीटिंग बुला के बार एसोसिएशन को अपने मेंबर्स को इस चीज में विजिलेंट करना चाहिए कि और आप मुझे लोग लगता cooperate है, करें। मैं आपने सही बात कही विनीत जी, और अनीश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे भी यही लगता है कि जो भी एडवोकेट्स हैं, अगर वो अदालत में जाते हैं तो खुद अपना आई कार्ड निकालकर एक बार दिखा दें। सुरक्षा जो तंत्र है वहां पर उसके साथ पूरा सहयोग करें, ताकि अगर कोई फेक एडवोकेट बनकर जा रहा है, क्योंकि इधर बीच की जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें ज्यादातर वकील की ही वेशभूषा में जो हत्यारा था वो अदालत के अंदर पहुंचा या फिर कोर्ट परिसर में पहुंचा है। अगर वहां पर इस तरह का आपसी सहयोग होगा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वारदात भविष्य में कभी दोबारा रिपीट हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। बार काउंसिल ने भी कई बार इसके लिए प्रयास किए हैं, राज्य सरकार के साथ मिलकर भी। और और वैसे बार काउंसिल में जो है सेक्शन 35 और से 44 तक जो है बार काउंसिल का बेटा, उसमें ये फर्जी वकीलों को किस तरह से पकड़ा जाए, उनका मिसकंडक्ट और इसके जो डिसिप्लिनरी कमेटी को भेजी जाती है। बार काउंसिल ने भी कई बार कहा है वकीलों से, बार एसोसिएशन से भी कई बार आपस में मीटिंग भी होती है, ज्वाइंट इफर्ट्स भी हुए। बार एसोसिएशन के कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बैठ के भी कई बार बातचीत हुई कि ये लोकल बार एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बार एसोसिएशन है, वहां के बार एसोसिएशन को अपने मेंबर्स को समझाना पड़ेगा, उनको इंसिस्ट करना पड़ेगा, जब भी आपसे गेट पे, एंट्रेंस पे आपसे आई कार्ड मांगा जाए पुलिस द्वारा, आप उसको आई कार्ड दिखाइए बिना किसी झिझक के। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ये तो करना ही होगा अवनीश। अखिलेश जी मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि समय की कमी है, इसलिए एक मिनट बचा हुआ है। अखिलेश जी, उस समय अगर जैसा आपने कहा कि कई बार देखते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो मोबाइल भी देखते रहते हैं, अगर ऐसे कोई नजर भी आते हैं या फिर ड्यूटी ना करते हुए नजर आए, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदार एडवोकेट होने के नाते ये फर्ज हो जाता है कि संबंधित अधिकारी को इस बात में अवगत कराया जाए कि नहीं भाई वहां पर लापरवाही हो रही है और मुझे लगता है कि उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इस बारे में ये कहना जरूरी होगा कि जैसे जैसे पुलिस के ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं, बहुत सारे वर्कलोड होता है, तो इसके लिए जैसे हमारे रिजर्व कोई फोर्स, जैसे सीआरपीएफ वाला जो मामला आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसका मेन कारण ये था कि एक बार कोई आंदोलन हुआ था, वो आंदोलनकारी अचानक से हाईकोर्ट में घुस गए थे। अब नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा कि वो आंदोलन क्या था और कौन नेता थे, ये सब इसमें जाने की जरूरत नहीं। उसी के कारण से वो हाईकोर्ट में घुस गए थे, आंदोलन पूरे भीड़ को लेकर के, और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। इसी को कॉग्निजेंस में लेकर उस समय के चीफ जस्टिस ने सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया था। मेरा केवल पॉइंट ये है कि जो भी रिजर्व पुलिस होती है, जैसे पीएसी है, तो इनकी 1-2 बटालियन हर पॉइंट पे जहां भी है उनकी सिक्योरिटी में लगा दी जाए, जिससे हमारी जो रेगुलर पुलिस होती है, जिला पुलिस है, ऊपर वर्कलोड थोड़ा कम रहेगा। अग्निश जी, आप भी मुझे लगता है अखिलेश जी की इस बात से सहमत होंगे कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की कुछ टुकड़ियां जो हैं निचली अदालतों में लगा दी जाए, क्योंकि जो नॉर्मल पुलिस होती है, राज्य की पुलिस होती है, रिजर्व पुलिस जो फोर्स है, उनकी कुछ टुकड़ियां लगा दी जाए, ताकि जो राज्य की पुलिस होती है उन पे पहले भी बहुत ज्यादा कार्यभार होता है, तो ऐसे में जो सुरक्षा होगी वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हाँ, और प्रॉपर चेकिंग बिल्कुल सर, लेकिन सबकी प्रॉपर चेकिंग जी लेकिन देखते, आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ जी। मान लीजिए आप कहीं पे भी एक पार्क में जाते हैं, पार्क में किसी से कोई खतरा नहीं, लेकिन पार्क में भी बिना कोई टिकट लिए अंदर नहीं जा पाता है। उत्तर प्रदेश में इसका सजीव उदाहरण है। हम लोगों के पास जितना भी बहुजन समाज पार्टी
के गवर्नमेंट में जितनी भी ये अलग अलग उन्होंने पार्क्स वगैरह बनाए थे, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड फोर्स है उत्तर प्रदेश के पास की जो पार्क्स वगैरह की सुरक्षा में लगे हैं गार्ड्स। उत्तर प्रदेश में वो एक स्पेशल फोर्स है जो सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी अपनी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी धरोहरें हैं, उनकी सुरक्षा में लगाया गया। तो ये काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब आदमी न्यायालय के पास नहीं पहुंच पाएगा, उसके मन में अगर एक डर आ गया, तो आप ये लिख के चलिए कि हर क्रांति तभी मचती है जब ऑप्शन नहीं बचता है। आज कम से कम आदमी के पास ये भरोसा है कि हमारे साथ किसी ने भी, सरकार ने गलत किया या किसी सरकारी व्यक्ति ने गलत किया, हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन जनभावना ये हो गई कि कोर्ट में भी डर है, डर का माहौल, अगर नहीं, इसी डर के माहौल को खत्म करना है और इसीलिए आपसे सभी से इस बारे में चर्चा भी हुई है और सबकी राय यही है कि रिजर्व पुलिस भी अगर राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करे, इतना ही नहीं, जो हमारे एडवोकेट्स मित्र हैं, भाई हैं, वो भी पूरी तरह से जांच अधिकारियों का या फिर जांच करने वाले जो पुलिस वाले वहां पर बैठे हैं उनका सहयोग करें, तो फिर इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 कानून के जानकार जुड़े हुए थे जिन्होंने इस पूरे विषय पर अपनी बातों को रखा और सबसे अहम बात, सभी इस बात से सहमत थे कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना है और जांच एजेंसियों और बार एसोसिएशन के बीच में एक समन्वय की जरूरत है और मजबूत गठजोड़ की जरूरत है, ताकि अगर कोई व्यक्ति अदालत के अंदर आना चाहे जाना चाहे तो उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाए। लीगली स्पीकिंग में आज के लिए इतना ही। अगले शुक्रवार को एक नए टॉपिक के साथ ठीक 5:30 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।